हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने जर्नल साइंस का पोर्शन नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप। अभी तक हमने कितने टॉपिक कर लिए हैं। अभी तक हमने ऑलमोस्ट हमने विटामिन्स कर लिया, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कर लिया है, न्यूटन लॉ भी कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट भी कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप। अगर आप JK SSB, JK PSC, UPSC, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ये जर्नल साइंस का पोर्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए देख रहे हो। राइट नाउ हमारा जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम पर है। लेकिन ये लेक्चर आप किसी भी टाइम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिए हम पढ़ लेते हैं पहले। केमिकल इक्वेशन क्या बोलती है? अ सिम्बियोलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दैट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को सिम्बियोलिक वे में रिप्रेजेंट करना किसको कहते हैं? केमिकल इक्वेशन को, जिसमें हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं और नंबर यूज़ करते हैं कि क्या हुआ उस रिएक्शन में। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए जैसे ये रिएक्शन है, अब इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया? इसमें हमने फार्मूला यूज़ किया, हाइड्रोजन का फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, ऑक्सीजन किया, वाटर का फार्मूला यूज़ किया। तो केमिकल इक्वेशन को आप कहते हो कि एक सिम्बियोलिक वे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक सिम्बियोलिक वे है रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें हम क्या देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह लिखी गई है। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, क्या इनके सिंपल सिंबल्स लिखे गए हैं या इनका पूरे नाम लिखे गए हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल्स, एक ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है सामने। शॉर्ट फॉर्म में पूरी चीज़ को समझाना केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं। ठीक है, सिम्बियोलिक वे है राइटिंग किसी भी इक्वेशन को, रिएक्शन को लिखने का। ठीक है, जिसमें हम फार्मूलाज लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें नंबर है। नंबर का मतलब देखिए यहाँ पे मैंने पर्पल कलर से लिखा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर बनाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, पिंक वाले को भूल जाओ पहले। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ हैं। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल यहाँ है, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पे लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के एटम जो है वो इम्बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एक और 2 ऐड कर दिया। तो नंबर भी हमने लगाने हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना किस तरह? अगर कोई नंबर कम है उसको ऐड करो, लेफ़्ट हैंड साइड ऐड करना है। अगर वहाँ से फिर देखिए तराजू होता है ना, तराजू के क्या होते हैं? 2 ऐसे वे करने के लिए होते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ भारी होगी है तो ये क्या नीचे चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। इसी तरह केमिकल इक्वेशन में भी क्या करना है, रिएक्टेंट हमारे नंबर जो है इम्बैलेंस है तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो इन शॉर्ट एंड पे क्या करते हैं, वेइंग मशीन में दोनों को बराबर करते हैं। इसी तरह हमने रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर हमने क्या करना है, इक्वल करना है। उसको हम क्या कहते हैं कि एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। लेफ़्ट हैंड साइड जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की शुरुआत में डाला जाता है जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है। प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एंड रिज़ल्ट मिलता है। एंड रिज़ल्ट जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपने खाना बनाने में क्या किया, खाना या चाय बनाने में आपने पानी डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, तो वो सब क्या है, जैसे मान लीजिए आप इन द फॉर्मेशन ऑफ टी मेकिंग, वो भी एक काइंड ऑफ रिएक्शन है। चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं और एंड में हमारी क्या मिलके हमें बनाती है, ये टी बनाती है। तो ये सब क्या हुए आपके, ये सब हुए आपके रिएक्टेंट्स। जो आपके रिएक्शन में पहला सामान यूज़ हुआ उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और ये लेफ़्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, एंड प्रोडक्ट आपका चाय बना, इसी चाय को हम क्या बोलते हैं,
प्रोडक्ट, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, मिक्स हो जाएगा, एंड रिजल्ट। एंड में रिजल्ट क्या मिला उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने समझाया कि एक्चुअल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, अब आपको समझ चल गई होगी, इतना कोई टफ नहीं है। पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, और सबस्टांस जो है वो रिएक्शन के बाद बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और केमिकल, अब हमने केमिकल इक्वेशन समझ ली, हमने रिएक्टेंट समझ लिया, हमने प्रोडक्ट समझ लिया। अब समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टांसेस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सबस्टांस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऐसी चीज़ जो हमें विजिबल हो, जैसे पानी है, वाटर है, मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ चेंज होके नॉर्मल लिक्विड में बन जाएगा, लेकिन रहेगी तो वो पानी ना, उसमें कोई फिज़िकल चेंज हुआ, कोई केमिकल चेंज हुआ, नया सब्सटेंस बना, नहीं। पानी था पहले भी एंड बाद में भी पानी रहा, तो ये क्या है, फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंज है एक ऐसा सब्सटेंस, जैसे लोहा है, उस पर जब रस्ट लगता है तो वो क्या बन जाता है, अब जंग लगा वो लोहा, अब क्या वो लोहा सेम रहा, नहीं। तो इसमें क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ, न्यू। अब इसकी को प्रॉपर्टीज़ अलग थी, लेकिन इसकी ऑल टुगेदर बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें सबस्टांस जो है वो टोटली नई प्रॉपर्टी शो करता है, इस तरह के सबस्टांस को, चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अगर किसी चीज़ में शो हो रही हैं तो वो क्या शो कर रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ जो है न्यू सबस्टांस की वो न्यू नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो वो क्या शो कर रहा है, फिज़िकल चेंजेस शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, केमिकल रिएक्शन होता है कि एटम ये बन मिला, दूसरा एटम ये मिला और इसने सी बनाया। अब ये जो एटम है इनमें रिएक्शन हो रही है, मतलब ये एटम्स मिलके न्यू सबस्टांस बना रहे, इनमें कुछ क्या होगा, ये अब ये इस चीज़ को समझिए, ये जो एटम्स हैं ये सबस्टांस टूटेंगे या तो ये जुड़ेंगे, फिर जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म है यानी कि न्यू फॉर्म कैसे बनेगी, इनमें दोबारा जो है वो बॉन्ड्स रीअरेंज होंगे, रीअरेंज होकर ये नया सबस्टांस बनाएंगे। मानिए ए और बी जो है अब आपस में जुड़ गए, इनके बीच में, ये तो अलग अलग थे, इनके बीच में कुछ चेंजेस इन्होंने लाई होंगे कि अब या तो बॉन्ड मिले होंगे तो नया सबस्टांस सी बना दिया होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ए सबस्टांस है वो टूट के क्या बनाता है, बी और सी बनाता है। या तो सबस्टांसेस वो आपस में जुड़ेंगे या तो वो सबस्टांसेस आपस में टूटेंगे, टूट के नया एक सबस्टांस बनाएंगे, मतलब रीअरेंजमेंट हो रहा है इनमें सब बॉन्ड्स का। ठीक है, रीअरेंजमेंट में हो रहा है इनमें, प्रीवियस जो इनके ओरिजिनल बॉन्ड्स थे उनमें कुछ चेंजेस होकर ये नया सबस्टांस बना रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये जो सबस्टांस ए है, जैसे वो मैजिक शो नहीं होता, उसमें एक मैजिक बॉक्स होता है, उसमें एक अगर मेल जाता है तो जब दरवाज़ा खुलता है तो फीमेल निकल आती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से मेल डालो यहाँ से फीमेल निकल आएगी, नहीं। अगर यहाँ मेल है तो एंड में भी मेल आएगा। सबस्टांस अगर यहाँ पे आयरन है, इसमें कुछ चेंजेस होके प्रोडक्ट भी आपका जो है वो आयरन के रिलेटेड ही बनेगा। ये नहीं है कि आपने आयरन का सबस्टांस डाला तो यहाँ कॉपर निकल आया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको मेरी बात समझ रही है, केमिकल रिएक्शन के ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट दे रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। जो एटम्स, जैसे ये देखिए, ये एटम्स जो है आपस में कुछ रिएक्शन शो करेंगे। रिएक्शन इन द सेंस या तो ये आपस में टूटेंगे या तो ये आपस में जुड़ेंगे, इनके नया सबस्टांस बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो न्यू सबस्टांस भी जो है वो यही इन दोनों को मिलके बनाएगा या इन दोनों को टूट, जैसे अगर हमने ऑक्सीजन रखा होता, ये वाटर रखा होता, तो इसकी रिएक्शन क्या बनती, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता। अगर इसको आप मेन बीच में समझ रहे, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम पहले लेते हैं तो ये भी देखो, जो सबस्टांस है नया बना हुआ वो तो रिएक्टेंट्स का ही तो मेल है ना, वो थोड़ी ना कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाला बीच में आपका नाइट्रोजन बन गया, ऐसे तो नहीं है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाला, वाटर ही बना, इनकी कम्बिनेशन में ही कोई नया प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट ये दो हैं, प्रोडक्ट ये है। अगर ये रिएक्टेंट होता, इसका प्रोडक्ट क्या बनता, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। इस ये प्रोडक्ट ये जो है, अब आप इसको क्या समझोगे,
अब इसको आपने समझना है रिएक्टेंट। अगर ये रिएक्टेंट टूटेगा तो ये प्रोडक्ट भी तो इसी के रिलेटेड ही बनेगी ना। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसी के रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये चीज़ समझ चल गई। आई होप ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है, बेसिक बनाना है। ठीक है, बाकी केमिकल रिएक्शन में क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, आपके रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, आपके प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। अगर इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है, आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये एरो अगर ऐसा एरो है तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, अगर इस तरह का एरो है मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इसमें कोई इतना टफ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बेस बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि हमें दो चीज़ें और समझना ज़रूरी हैं। फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर का क्या मतलब है। फ़िज़िकल चेंज होता है कि जब भी नया सबस्टांस नहीं बनता। जैसे ये बर्फ़ थी, जब इस बर्फ़ को आपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो ये क्या बन गया, पानी बन गया, लिक्विड बन गया। लेकिन है तो ये पानी ही ना, ऐसा तो नहीं ये पानी है तो ये इधर जूस बन गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरी एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर में देखिए यहाँ पे आपने पानी को बॉईल किया, यहाँ पे से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप ढक्कन को भी ऐसे रखो ना, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो ये स्टीम वापस इसके अंदर भी चली जाती है। तो ये क्या है, लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। लेकिन है क्या, पानी ही है ना। पेपर है, पेपर को आपने कट किया, जब पेपर को आपने कट किया एंड प्रोडक्ट भी तो आपका पेपर ही है, ऐसा तो नहीं है पेपर कुछ और बन गया। पानी में आपने चीनी मिलाई, एंड में आपका शुगर सोल्यूशन बना, इसी पानी में चीनी, दोनों चीज़ें सेम है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे आपने चीनी डाली तो यहाँ पे आपको नमक मिल गया। इसमें क्या क्या नया सबस्टांस कोई बना, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता, जो आपका पुराना या ओरिजिनल सबस्टांस है वही आपका नया। हाँ, इसमें एक चेंजेस होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या चेंज मिला, इसकी शेप चेंज मिली, स्टेट चेंज मिली। ऐसा सबस्टांस जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज देखने को मिलता है, जैसे उसकी शेप में चेंज हुआ, साइज़ में चेंज हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, इस तरह की एग्जांपल जो है वो रिवर्सिबल। मतलब अगर आप इस पानी को दोबारा जमा दो, फ्रोज़ कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा बर्फ़ बन जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंज ऑफ अ मैटर। लेकिन केमिकल चेंज ऑफ मैटर में क्या होता है, केमिकल चेंज ऑफ मैटर में नया सबस्टांस बनता है, उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इस तरह की रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, और जो नया सबस्टांस होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी जो डिफरेंट होती हैं। अब देखिए ये आयरन नेल है, आयरन नेल को जब हम बाहर एक्सपोज इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, अब देखना इसमें रस्ट लग जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड की और नेल की प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी सेम थोड़ी ना होंगी, और ये दोबारा ऐसे तो नहीं बन। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आपने कैंडल को जलाया तो एंड में क्या बचा आपके पास, राख और गैस। अब इस राख और गैस से दोबारा ये चीज़ बन सकती है, नहीं बन सकती। जब आपने दूध छोड़ दिया, दूध से कर्ड बन गया, लेकिन कर्ड से दोबारा दूध बन सकता है, नहीं। जब आपने सोडा, बेकिंग सोडा में विनेगर मिलाया तो ये क्या बन गया, एक नया सबस्टांस बन गया और जिसमें गैस रिलीज़ हो रही है। तो इसमें क्या हुआ, जब न्यू सबस्टांस बनता है वो ऑल टुगेदर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी न्यू होती हैं और वो इरिवर्सिबल होता है, और इस तरह की चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, अब आपको एक डिफरेंस में क्लैरिटी हुई कि फिज़िकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अब आपको ये चैप्टर समझने में, आज हम जो है चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में मैंने क्या किया है, जैसे कुछ एग्जांपल है उसमें साथ साथ में मैंने जो फ़ोटो भी लगाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका मेन जो कहते हैं ना समरी, वो आपने समझ ली। देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें बताया हुआ कि हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो भी क्या शो करती हैं, हमारी फ़िज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस शो करती हैं। जैसे देखिए, अगर आप दूध गर्मियों में छोड़ देते हो, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, समर में आप छोड़ देते हो, ये क्या बनेगा, फट जाएगा दूध। उसमें क्या हुआ, अब क्या शो कर रहा है, केमिकल चेंज शो कर रहा है। अगर केमिकल चेंज शो कर रहा है तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। अब आपने क्या करना है, बिल्डअप करते जाना है अपने कंसेप्ट्स को। अगर आप तवा जो है लोहे का
या पैन लोहे का या नेल लोहे का, अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे क्या हो जाएगा बताइए, रस्ट लग जाएगा। उसमें भी क्या शो हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, जो किसका पार्ट है, केमिकल रिएक्शन का। ग्रेप्स जो हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, क्या बनता है, वाइन बनती है, उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर आप जो है खाना पका रहे हैं, ठीक है, हीट उसमें अगर दे रहे हैं तो खाना क्या वो रॉ से कुक्ड हो गया है, खाना हमारी बॉडी में भी डाइजेस्ट हो रहा है, हम सांस लेते हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें बता रही हैं कि जो प्रॉपर्टी है इनिशियल सब्सटेंस की वो जो चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या उसमें फ़िज़िकल चेंज हो रहा है या उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। ये मैंने आपको बता दिया फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। इनमें जो है वो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें और एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं पढ़ना। अब देखिए यहाँ पे बताया है, एक एग्जाम्पल ली है। एग्जाम्पल ये है कि आपने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को, ये देखिए मैंने फ़ोटो भी लगाई है, मैग्नीशियम रिबन को आपने ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। तो फिर हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है तो उसकी जो शक्ल है रिबन की तरह, तो हमने बोलिए मैग्नीशियम रिबन। जब हमने इसको रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि अब एक पाउडर की फॉर्म में है, वाइट ऐश की फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो है कुछ चेंजेस हो रही हैं और ऐसी 5 चेंजेस हैं। अगर आपको ऐसी 5 चेंजेस मिलें जब ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो उनको बोलते हैं कि जी केमिकल चेंजेस हो रही हैं। अब देखो मेन जो है हमारा केमिकल चेंजेस पे ही पूरा चैप्टर होगा, क्योंकि फिजिकल में तो हमें पता है सामने सामने दिख जाता है, ठीक है। तो अगर 5 ऐसी चेंजेस हो रही हैं, अगर वो आती हैं अंडर केमिकल, उसमें केमिकल चेंजेस हो रही है, केमिकल स्टेट उनकी चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कोई सब्सटेंस ए से बी बन रहा है लेकिन इन बिटवीन उसमें क्या हो रहा है, गैस की इवोल्यूशन, गैस निकल रहा है उसमें, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, रिएक्शन का जो है कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जो सब्सटेंस है नया बन रहा है उसकी स्टेट में भी जो है वो न्यू स्टेट बन रही है, उसमें चेंज हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें हमें किसी भी रिएक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। यहीं पे वो, यहाँ पे वो सब चीज़ें यही लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम ये समझते हैं, ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई 5 कि केमिकल चेंजेस में ये 5 चीज़ें होती है, पहले हम इसको समझ के फिर दोबारा हम ये केमिकल इक्वेशन समझते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि 5 चीज़ें हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन होता है, चेंज होता है कलर में, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, टेम्परेचर में चेंज होता है और स्टेट में चेंज होता है। हम सिंपल से देखेंगे, देखिए चेंज इन स्टेट, ये पानी है, जब हम इसे कूल करेंगे, फ्रोज़न करेंगे, ये क्या बन जाएगा, हमारा आइस बन जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, देखने को आपको क्या मिल रहा है कि स्टेट में जो है वो चेंज है, पहले लिक्विड था अब क्या हो गया, वो सॉलिड बन गया। तो अगर इस तरह की चेंज आपको देखने को मिलती है कि स्टेट ही चेंज हो रही है किसी सब्सटेंस की, तो वो क्या है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरी देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन में जो है वो टेम्परेचर में चेंजेस हो रही है, मतलब या तो उससे हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है या तो उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। जब हीट प्रोड्यूस होती है, बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट जो है हमें देनी पड़ती है किसी रिएक्शन को, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। देखिए इसमें एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमारी हीट बाहर निकलेगी, तो ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड पता क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हमारे घर में पुट्टी करने आते हैं चूने वाले, तो वो वाइट कलर का जो मटेरियल होता है ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब देखो ऐसे बाल्टी में लेते हैं, वो डंडा ऐसे रखते हैं, कोई भी स्टिक रखते हैं, तो उसमें पानी डाल के ना वो ऐसे घुमाते हैं उसको, तो उसमें से एक ना धुआं सा निकलता है, वो क्या होता है, वो आपका हीट निकलती है, ठीक है। तो उसमें क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखो चौक वगैरह जो होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हार्ड है, इसमें जब हमने हीट दी तो ये क्या हुआ, पाउडर फॉर्म में बन गया, तो ये खुद में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्साइड जो फाइन पाउडर है,
यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हार्ड है थोड़ा, तो आपने नाम भी थोड़ा डिफरेंस यहाँ से देखना है। जब इसमें हमने हीट दी तो ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गया, साथ में इसके कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की क्या होता है, रिलीज होता है यहाँ से। देखिए जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने मिलाया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन कलर। आयरन को जब हमने, ये देखिए आयरन नेल है, आयरन को जब हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जो किस तरह का था, ब्लू कलर का था, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिएक्शन जब हुई इसमें, तो इस आयरन ने इसका कलर चेंज करके क्या कर दिया, थोड़ा ग्रीनिश कलर कर दिया। और रिएक्शन कैसे होगी, ये आयरन जो है मोर रिएक्टिव था, उसने ये देखिए कॉपर सल्फेट में कॉपर को यहाँ से रिमूव करके आयरन सल्फेट बना के कॉपर को साइड कर दिया और इसका कलर चेंज कर दिया। तो ब्लू कलर जो है वो चेंज हो गया ग्रीन में। ये भी कि इसका फीचर है केमिकल रिएक्शन का, प्रेसिपिटेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। लेकिन नीचे आप देखना ये ऐसे ना सॉलिड सा सबस्टांस बना जो कि मेल्ट नहीं हुआ, सॉलिड नहीं हुआ, सॉलेबल नहीं है, इनसॉलेबल मटेरियल है। इसी इनसॉलेबल मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन गए जी। किसके प्रेसिपिटेट्स हैं ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स आपको दिखे। तो अब आपको एक आइडिया हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ याद करो, अगर जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, केमिकल रिएक्शन का हमारा, आपने ना कुछ चीज़ें, जैसे Zn का क्या मतलब है, Zn का मतलब है जिंक, Ag का क्या मतलब है, सिल्वर, Fe का क्या मतलब है, आयरन, Cl का मतलब है क्लोराइड, Na का मतलब है सोडियम, H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, SO4 अगर सिंपल आता है उसको बोलते हैं सल्फेट। और क्या था इसमें बताने का आपको, और अगर ये आता आपका, ये है हाइड्रोजन, अगर O2 आता है ये है आपका ऑक्सीजन, अगर H2O आता है इसको बोलते हैं वाटर, अगर और क्या इसमें Ca होता है कैल्शियम। ठीक है, CaO होता है फाइन उसका पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड। ये चीज़ें आपने याद करनी है। ठीक है, अगर CaOH2 है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो आपने एग्ज़ाम में ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, और क्या इसमें बता सकती हूँ मैं आपको, और जो जो आता जाएगा ना मैं बताती जाऊँगी आपको। अच्छा, जैसे मैंने बोला ये है सल्फेट, अगर इनको जोड़ दिया जाए क्या बन गया, आयरन, SO4 आयरन सल्फेट। आपने इस तरह इसको जोड़ के भी अब लिखना खुद से सीखना है। ठीक है, इस तरह आपका जिंक सल्फेट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मानो AgNO3 है, NO3 में लिखा है आपको, नहीं NO3 भी लिख लो। NO3 का मतलब है नाइट्रेट, तो इसमें क्या होगा, Ag कहाँ है, ये Ag को क्या बोलते हैं सिल्वर, और NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये क्या बन जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। कुछ नहीं है ये, बस थोड़ी चीज़ें आपको याद करनी है, कोई टफ नहीं है इतना। Cl क्लोराइड, सोडियम मैंने आपको लिखा था, मेन यही है। कॉपर Cu इसमें आता है, Cu इसका मतलब होता है कॉपर। यही चीज़ें इसको मिक्सअप करके थोड़ा आगे पीछे करके रिएक्शन बनाई जाती है। इतना चीज़ हमने पढ़ ली। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम, ये रिवाइज करो थोड़ी देर। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया कि जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ।
तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन बताता है, क्योंकि इसमें देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस निकल रहा है। ये जो है वो शॉर्टर फॉर्म में लिखा जाता है। शॉर्टर फॉर्म मतलब मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इन ऑक्सीजन। ये इतना ताम झाम लिखने के बाद इसको हटाने के लिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा, mg, और इसको 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लिखा। तो ये ताम झाम ना लिखे, इतना लंबा चौड़ी बातें ये ना लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट ऐश, इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन का वे है। अब देखिए जो रिएक्टेंट है उनको कौन सी साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, उसको प्लस साइन, अच्छा रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उनको लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में प्लस साइन शो किया जाता है कि आपस में मिलकर कोई नई रिएक्शन बनाएंगे। राइट हैंड साइड है जो वो क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई। यहाँ पे जो चीज़ें ना अभी डिटेल में बताई गई हैं, आप NCERT पढ़ना, ये सब चीज़ें वहीं लिखी गई हैं। अभी विच गैस इज रिलीज व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का मैंने आपको फॉर्मूला कैसे बताया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। चलिए ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट, एंड में क्या बचा, हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकली, नाइट्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन निकला। MCQs भी करेंगे लेकिन आज का चैप्टर पहले आप पढ़ लो, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है कि केमिकल फार्मूला लिखना है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। जैसे ये वर्ड्स हैं, जिंक है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने मिलाया, प्लस का साइन बता दिया, एक्शन उसमें हुई, फिर वो जिंक सल्फेट बना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज वर्ड्स हमने क्या करना है, हमने सिंबल्स, यहाँ पे यही चीज़, ये जो लिखा ना, ये समझा रही हूँ मैं आपको, इस पैरे में क्या लिखा है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स हमने क्या करना है, इनके सिंबल्स लिख देने हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो पीछे क्या था, मतलब मैग्नीशियम ना लिख के आप ऑक्सीजन ना लिख के आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिखें। इसको इतना लंबा ताम झाम को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ये चीज़ बताइए कि इसको सिंबल्स में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमने क्या करना है, हमने बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं एलिमेंट्स के दोनों साइड जो बराबर रखने। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, इसका भी 2 इसका भी 2 बैलेंस करने के लिए हो गया, सॉरी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब देखिए जिंक फ्यूरिक एसिड के साथ हमने जब ऐड किया, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन रिलीज हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे भी जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, सल्फ्यूरिक एसिड सेम है। देखो इसमें सल्फेट को अगर आप देखो, सल्फेट भी सेम है, H2 है, H2, जिसमें नीड ही नहीं है। अगर बराबर हैं नंबर ऑफ एटम्स दोनों रिएक्शंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ बोली गई हैं केमिकल इक्वेशन में, और कुछ नहीं बोला गया। यही बोला गया कि लेफ्ट हैंड साइड के जो रिएक्टेंट्स हैं आपने उसके एटम जो बराबर करने हैं, राइट हैंड साइड जो कि आपका प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको जो है मेन जो है वो बता दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, यही सब कुछ चीज़ में लिखा। आप NCERT में पढ़ना, किसी को नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में करना, मैं फिर से रिपीट कर दूँगी, लेकिन इसमें और कुछ नहीं पढ़ने वाला। ये देखो सब कुछ वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी केमिकल इक्वेशंस में आती हैं केमिकल रिएक्शंस। हमारी 5 केमिकल रिएक्शंस आती हैं केमिकल इक्वेशन में, जो कौन कौन सी हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 सबस्टांसेस मिलकर, जैसे A और B मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा C बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ कंबाइन होकर रिएक्शन शो करे। डीकम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ टूट रही है, डीकम्पोज हो रही है, मतलब अगर A और B है, ये टूट के क्या बना रही हैं, A और B बना रही हैं, ठीक है, या ये मान लो AB बना रही हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये जो है मेल फ्रेंड था, B भी मेल फ्रेंड था, अब इनकी एक नई सहेली आई C, उसने क्या किया, वो B के साथ उसका ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन गया और B और C आपस में घूमते हैं और A को अलग कर दिया। मतलब C मोर रिएक्टिव था, इसमें इतनी कैपेसिटी थी कि इसने इस A को बदला,
समझ चली। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ए सब्सटेंस जो कि रिप्लेस करता है दूसरे सब्सटेंस को, वो मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। मतलब सी जो है वो मोर रिएक्टिव है देन ए से, तभी तो उसने उसका साथ छोड़ा और अब इसके साथ घूमता है, ठीक है। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इसमें टोटली, जैसे ये दो सहेलियां थी ए और बी, और ये दो मेल फ्रेंड्स थे। अब ये आपस में जब मिले, अब क्या हुआ, ये दो फीमेल्स थी और ये क्या थे, दो मेल फ्रेंड्स थे। ये दो मेल फ्रेंड्स थे और ये फीमेल फ्रेंड्स थी। अब क्या हुआ, जब भी आपस में मिले, अब जो ए फीमेल फ्रेंड है वो बी को भूल के सी मेल फ्रेंड के साथ चली गई, और जो फीमेल फ्रेंड बी है वो डी मेल के साथ चली गई। मतलब अब यहाँ पे क्या है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक मेल है, एक फीमेल है। पहले में क्या था, दोनों फीमेल्स थी, दोनों मेल्स थे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब देखिए जो ओरिजिनल फॉर्म है, क्या ओरिजिनल फॉर्म यहाँ हमें कहीं दिख रही है? नहीं, ओरिजिनल फॉर्म तो दिख ही नहीं रही है। अब ये ऑल टुगेदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, कम्बिनेशन ही नया बन गया हमारा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ी बहुत जो पुरानी चीज़ें भी रहती हैं। अच्छा, ये चीज़ें समझ चल गई। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डी कंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो, जिसमें जो है वो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही हो। ऐड क्या है, इसके नाम में ही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, इसके नाम में ये कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या आप उनको बोलते हो रिडॉक्स, मतलब RED क्या हुआ, रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। इतनी चीज़ें समझ चलिए आपको, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या मैंने आपको बताया कि जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन रिएक्शन। ए और बी आपस में मिले, उन्होंने AB बना दिया, ठीक है। AB क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग थे, जब ये आपस में मिले इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म 1 प्रोडक्ट, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट। जो अब आपको ये क्लियर हो गया रिएक्टेंट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ से आपने और क्या चीज़ शो कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आपको समझ आ गई? अब देखिए उसी केमिकल रिएक्शन में, कम्बिनेशन रिएक्शन में एक और एग्जांपल है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, चूना, क्विकलाइम, इसको जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। साथ में इसकी हीट इवॉल्व होती है। तो इसमें आपने क्या चीज़ देखी, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी आपको शो होगी। किसी में एवोल्यूशन ऑफ गैस शो हो रहा होगा, इसमें देखो चेंज इन टेम्परेचर शो हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर भी कौन सा टेम्परेचर, इसमें हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, एक्सोथर्मिक शो कर रही है। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें केमिकल की को और प्रॉपर्टी शो हो रही होगी, उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें केमिकल की को और प्रॉपर्टी शो हो रही होगी, क्योंकि है क्या, ये केमिकल रिएक्शंस है ना, ठीक है। अब देखिए इसको हम और क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। जो चूना होता है पानी के साथ मिलाया, ये क्या बना, स्लेट लाइम, जो एक चूने का पानी नहीं बन जाता, ठीक है। तो इसमें क्या है, चेंज इन टेम्परेचर शो हो रहा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और स्लेट लाइम बनाता है। इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसमें हीट रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन में क्या बताया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी तो देखना है साथ में हो क्या रहा है आपने,
दो चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम है और ऑक्साइड वाटर है, एंड में भी तो प्रोडक्ट भी तो कैल्शियम का ही बना ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ का जोर डाल रही थी कि आपको समझ चलेगी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिएक्टेंट्स का ही मेल जोल ही होगा। ये चीज़ समझ चली। अब देखिए जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखो ये मिला रहा है ना, देखो ये चूने को मिला रहा है पानी में से धुआं उठ रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखना जब चूने को पानी में मिक्स करके क्या बनाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। अब देखना जब भी पुट्टी करते हैं ना हमारे घरों में, जैसे ये बन गई चूना बन गया, चूने वाला पानी पुट्टी वगैरह जो भी है ये बन गया। अब आपने क्या देखना, ये बना क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देखना कुछ एक दो या 3 दिन के बाद क्या होता है, हवा दीवारों में लगा दिया। अब हवा में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके क्या करता है, एक नया सब्सटेंस बना लेता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, शाइनी जो है वो फिनिश लुक देता है दीवारों को। आप देखना जब आप चूना करवाते हो ना, 1 या 2 या 3 दिन के बाद देखना स्टार्टिंग में वो इतना आपका वाइट वॉश तो चमकेगा नहीं, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो वाइट वॉश आपका चमकता है। वो क्यों चमकता है, क्योंकि आपका जो है वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और अब वो चमक दे रहा है। देखो यहाँ पे बताया भी है, देखो पहले यहाँ पे इसने ये पुट्टी करा, कोई चमक नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद देखो अभी शाइनी लुक दे रहा है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके कैल्शियम कार्बोनेट बना के और वाटर जो एवापोरेट हो जाता है और यहाँ पे शाइनी लुक देता है। ये किसकी एग्जांपल है, हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन की। कम्बिनेशन रिएक्शन में और हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर में चेंज भी हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज कैसे हो रहा है, या तो हो रहा है एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा देखना है, कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट इसमें रिलीज हो रही है। जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, और जैसे हमारे घर में जो एलपीजी है, जब आप एलपीजी को जलाते हो तो इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। ये 6 ऐसे इसको अवॉइड करो। जब आप क्या करते हो अपने घरों में नेचुरल गैस जलाते हो, उससे क्या मीथेन में आप क्या करते हो, ऑक्सीजन मिलाते हो। मीथेन में क्या किया आपने, ऑक्सीजन मिलाया। जब मीथेन में आपने ऑक्सीजन मिलाया तो ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया, ठीक है। मतलब 2 चीज़ें कंबाइन होकर तीसरा प्रोडक्ट बनाया। इसमें क्या निकली, हीट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन और कार्बन मिल जाएं तो वो क्या बनाएंगे आपका, देखो ये है रिलीज क्या करेंगे, जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज करता है। 2 सब्सटेंस मिलके तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। हमारे जो ये जो वेजिटेबल्स हैं, जब ये डीकम्पोज हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारा कंपोजिट। एग्जाम्पल्स हैं हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है, समझ आई मैंने। और देखो ये सब एनसीईआरटी से है, यहाँ पे सब वो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स कौन सी, आप देखो आपने इतना वो अपने सिर पे बोझ नहीं लेना, आप बस सुनते जाओ, समझते जाओ, लिखने पे जोर मत दो, पहले समझो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही चीज़ बताई थी कि पहले आप समझने पे जोर दो, लिखने पे जोर मत दो। ये चीज़ें 80 मिलियन ऑफ मटेरियल्स आपको पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। आप अगर कंसेप्ट ही नहीं डेवलप करोगे, समझोगी नहीं, उसका क्या करोगे। अपने पास नोट्स इकट्ठे कर करके आपने किसी को क्या अवार्ड लेना है, प्रधानमंत्री अवार्ड लेना है, पहले समझो किसी चीज़ को, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने समझाई है ना, ये यहाँ पे सभी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन होता है 2 सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी, हमने इसमें बर्निंग, ये यू है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाई, लेकिन इस कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या किया, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दीवारों पे लग गई, फिर उस दीवारों पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, ठीक है।
जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है साथ में हीट भी रिलीज़ करता है। शाइनिंग यहाँ पे दीवारों पे जो शाइनिंग लुक आती है वो इसकी वजह से आती है। फिर हमने बड़ा बर्निंग ऑफ कोल, अगर आप कोयला जलाते हो उसमें भी क्या है, वो किसकी एग्जांपल है, कम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें H2 वाटर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, वाटर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ कि रिलीज जो है, हीट जो है वो रिलीज हमने देखी हमारी यहाँ पे, तो इसलिए हम उसको क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यहाँ हो रही हैं। उसमें हमने क्या देखा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन देखा हमने कि किस तरह ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिले तो वो किस तरह कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। फिर हमने देखा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल इनटू कंपोस्ट। समझ चली कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस डिकम्पोज होना, टूटना। ए बी किस में टूटा, ए और बी में। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया CaCO2 का बोलते हैं CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस डीकम्पोज होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 3 चीज़ों के प्रेजेंस में डीकम्पोज होते हैं। या तो उनको थर्मल, या तो उनको जब हम हीट दें किसी चीज़, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, जब इसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो डीकम्पोज होकर 2 नए सब्सटेंस बनाएगा। या तो फिर उसको क्या करेंगे, हम बिजली प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो सब्सटेंस टूट के 2 नए सब्सटेंस में बनेगा। क्योंकि हम डीकम्पोज करें, किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना बाहर से, तो वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। देखिए ये सब्सटेंस है, इसने टूट के 2 सब्सटेंसेस में बनना है। अब ये जो तोड़ने के लिए भी तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए ना, ये एनर्जी की बात, या तो इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ये टूटेगी, या तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तभी ये सब्सटेंस तो टूटेगा, या तो हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे। ये चीज़ें आपको समझ चली। यही चीज़ें बताई हैं कि ब्रेक डाउन के लिए या तो उनको हम हीट देंगे, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, या तो इलेक्ट्रिसिटी में उसको हम डिकम्पोज कराएंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या तो सनलाइट की प्रेजेंट में उनको डिकम्पोज कराएंगे, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें इसकी एग्जांपल्स भी बताई हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के 2 प्रोडक्ट बनाएगा। पानी में जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो 2 चीज़ों में टूटेगा, या वो हाइड्रोजन भी बनाएगा और ऑक्सीजन भी बनाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखेंगे तो वो सिल्वर में और क्लोराइड में टूट जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेस पता चला। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहली एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट FeSO4 आयरन है, और आयरन को हम फेरिक भी बोलते हैं, फेरस भी बोलते हैं। ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे, क्योंकि हमने तोड़ना, हमने डिकम्पोज करवाना है, तो ये क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा हमारा, और साथ में इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैसेस निकलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ना इसकी पंजेंट स्मेल होती है, चोकिंग स्मेल, सांस भी नहीं आती है, पता आपको। उस टाइम में थी तो तब हमने ये रिएक्शंस परफॉर्म की थी। अब देखो ये जो हल्का आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये होता है आपका फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट है, दिख रहा है आपको, जूम कर देती हूँ। अब देखो ये है फेरस सल्फेट, ये ओरिजिनल फॉर्म होती है इन क्रिस्टल्स की। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, देखो ये हीट प्रोवाइड की, जब हीट प्रोवाइड की तो क्या करेगा, वाटर वेपर्स अपने अंदर से रिलीज़ करेगा। जब वाटर इसके वेपर्स रिलीज़ करेगा तो ये देखो अब इसका कलर ना थोड़ा रेडिश ब्राउन में, ओरिजिनल कलर इसका ये होता है थोड़ा ग्रीनिश टाइप का, और लेकिन जब इसमें पानी भी मिल जाता है तो ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और क्या होता है इसमें एक ना पंजेंट स्मेल, बड़ी गंदी सी स्मेल निकलती है। ये स्मेल कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, और ये ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुई, फेरस सल्फेट टूट के किस में बना, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल्स हैं। इतनी चीज़ समझ चलिए किसकी चीज़ एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये इसमें सब कुछ यही लिखा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए
जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, वो उसको हम हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज़ होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिली तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज़ हो गया। ये किसकी एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन। ये देखिए ओरिजिनल फॉर्म की, ये देखो थोड़े चौक चौक हैं। जब इसको थोड़ा हीट किया तो ये देखो यहाँ पे अब थोड़ा पाउडर्ड फॉर्म में बन गया। जब ये पाउडर्ड फॉर्म में बन गया तो यहाँ से भी गैस निकली। पहले ये चौक जो है कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था। जब हीट मिली तो ये कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा फाइन मटेरियल पाउडर फॉर्म में बन गया और इससे गैस क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वाटर वेपर भी निकले। तो ये किसकी एग्जांपल है? कैल्शियम डिकम्पोजिशन की। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये जो है लड़की ये यही बता रही है कि किस तरह स्मेल निकली है टेस्ट ट्यूब से। ये लैब में परफॉर्म की गई एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इनमें हीट दी जा रही है। ठीक है, मतलब ये इनको ब्रेक डाउन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्ड एक और एग्जांपल है लेड की। यहाँ पे देखो दो एग्जांपल्स हमने ऊपर देख ली। तीसरी एग्जांपल है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो उसमें आपको फ्यूम्स कौन से मिलेंगे? कलर भी आपने नोटिस करना है। ये देखो इसमें से कौन सा कलर निकला? थोड़ा येलो टाइप का, इसमें वाइट कलर का फ्यूम्स। इसमें क्या है? ब्राउनिश टाइप की फ्यूम्स निकली। जो ब्राउनिश टाइप की फ्यूम्स हैं वो किसकी हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स हैं। ठीक है, ये देखो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकलेगी, ऑक्सीजन भी निकलेगा। ये देखिए वाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेकिन जब इसको जलाएंगे तो फिर बीच में यहाँ देखो ये येलो कलर का आपको दिख रहा है। मैं दोबारा से देखती हूँ, ये देखो येलो कलर का यहाँ पे आपको रेजिड्यू दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये येलो कलर का क्या है? ये रेजिड्यू है। आपने साथ में ऑब्जर्व भी करते जाना। तो इसमें से देखो ये जो बड़ी गंदी सी स्मेल, ये फ्यूम्स निकल एवॉल्व हो रही है गैस, ये कौन सी है? आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये देखो रिएक्शंस भी आपने साथ में देखनी है। लेड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का सॉलिड होता है, देखो ये लेड नाइट्रेट की बोतल पड़ी हुई है, इसमें लेड नाइट्रेट लिया हमने विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स, स्ट्रॉन्ग। ये सब रिएक्शंस में लैब में ऐसा नहीं होता आप हाथ में लेके रिएक्शन स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत डेंजरस केमिकल्स होते हैं ये। जब इसको हमने हीट दी तो ये क्या बना? येलो रेजिड्यू बना। ये देखिए येलो रेजिड्यू बना जो क्या है आपका लेड ऑक्साइड। फिर इसमें नाइट्रोजन की गैस निकली जो क्या है? रेडिश ब्राउन कलर की है, वो टॉक्सिक होती है। इसमें आपने मास्क वगैरह भी लगाया होता है। इसको टेस्ट ट्यूब अगर हाथ में भी कर रहे हो पहले तो ये इसके साथ अपरेटस के साथ जोड़ जाती है। आपने कभी अपना फेस ना इस साइड नहीं रखना कि सारी गैस आप इनहेल कर लो। आपने अपना फेस इस साइड रखना है, अपोजिट साइड, ताकि गैस जो निकले वो दूसरी साइड निकले। ठीक है, साथ में इसके ऑक्सीजन भी निकले। तो ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी किसकी हमने रिएक्शंस पढ़ी? ये सब कौन सी हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या? यहाँ पे लिखा कि जो ब्रेक डाउन हमने मॉलिक्यूल्स किए वो हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किए। अब देखो इसमें क्या किया? इसमें बताया है कि आपने एक मग लेना है प्लास्टिक का, उसमें आपने पानी भरना है। पानी भरने के बाद आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। ये मग लिया पानी का। प्लास्टिक क्या करता है? इंसुलेटर है, हीट जो है वो लॉस नहीं होने देता, ये पास ही नहीं होने देगा। ठीक है, इसमें 2 आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसमें पानी लगा दिया। ठीक है, एक आपने एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया आपने। अब इसमें आपने क्या करना है? डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है इसमें। जैसे आप इसमें ड्रॉप्स डालोगे और फिर आपने देना है इसमें करंट पास करना है। जैसे आप करंट पास करोगे आप क्या पाओगे कि जो एनोड वाला ये है इलेक्ट्रोड इस, ठीक है, और ये जो कैथोड वाला है, इनकी टेस्ट ट्यूब में कुछ गैसेस या कुछ वाटर या बबल्स कुछ टाइप के ना इधर इकट्ठे होंगे। जब इकट्ठे होंगे फिर हमने देखना है, आप इन टेस्ट ट्यूब्स को आपने क्या करना है? जब इनमें ये बबल्स या स्टीम्स वगैरह इकट्ठे होंगे अब आपने क्या करना है? इसको बाहर निकालना है। फिर आपने चेक करना है कि जो एनोड के पास जो गैस या वाटर वेपर जो भी इकट्ठे हुए और जो कैथोड के पास हुए
अब आपने इसमें बताना है कि कौन सी गैस इसमें बनी है। बताइए, हाइड्रोजन गैस बनी है या ऑक्सीजन बनी है। ऑक्सीजन किस में बनी है, हाइड्रोजन किस में बनी है। अब देखिए, एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इसमें होती है ऑक्सीडेशन, और इधर कौन सी गैस हमारी होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठी होगी, ठीक है। और कैथोड के पास, कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें रिडक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगी। अब इसको दोबारा कंफर्म करने के लिए कि ये नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, इसके साथ हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे पूछा गया कि बर्निंग कैंडल ले जाइए इन दोनों टेस्ट ट्यूब के पास। अब देखिए कि क्या एक्टिविटी आपको मिलती है देखने को। जब आप एनोड के पास अपनी कैंडल लेके जाओगे, अगर इसमें ऑक्सीजन है, अगर आग थोड़ी सी जल रही है ना, वो आग बड़ी लेवल पे जलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थी। ये टेस्ट ट्यूब है ना, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन थी। जैसे इस आग को, इस कैंडल को ऑक्सीजन मिलेगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस कंबस्टन को, आग को और सपोर्ट करेगी, जिससे ये और इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो ये जब आग को सपोर्ट करती है, ब्राइटर करती है फ्लेम को, क्योंकि ऑक्सीजन क्या सपोर्ट करता है कंबस्टन को, यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन है। रिडक्शन क्या कैसे होगा, जब आप अपनी टेस्ट ट्यूब लाओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है आपका, जब यहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रोड लाओगे, अगर उसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन इज़ हाईली फ्लेमेबल। तो यहाँ पे एक पूपिंग सी साउंड जो है वो से पूप की साउंड होके यहाँ पे आग जलना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, शो करेगा कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया। तो हमारी होगी डिकम्पोजिशन में, थर्मल भी हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रोलिटिक भी पढ़ ली। अब हमने पढ़ी फोटोलिटिक। फोटोलिटिक क्या है, इसमें आपने देखना है सनलाइट में आपने, जैसे ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट में आपने रिएक्शन करवानी है सिल्वर क्लोराइड की। देखिए ये सिल्वर क्लोराइड है, और एक आपने रिएक्शन करानी है सिल्वर ब्रोमाइड की। जब आपने सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में लोगे, ये थोड़ा वाइट कलर का पाउडर होता है, तो जैसे इसमें सनलाइट पड़ेगी, ये अपना वाइट कलर किस में चेंज कर देगा, ग्रे कलर में चेंज कर देगा। जब ग्रे कलर में चेंज कर देगा, इसका मतलब इसकी रिएक्शन होगी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक रिएक्शन। क्योंकि फोटोलिटिक रिएक्शन ही तो हम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी यही शो किया गया है, सनलाइट आ रही है, चाइना डिश में आपने क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर लाइट पड़ेगी, ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, ये सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूट जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करें। इसी तरह जब आप सिल्वर ब्रोमाइड में लाइट डालेंगे, तो सिल्वर ब्रोमाइड किस में टूट जाएगा, सिल्वर और ब्रोमाइड में। और सिल्वर और ब्रोमाइड आपका जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ये देखिए सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, जब इस पर लाइट पड़ी तो ये वाइट से किस में चेंज हो गया, ग्रे कलर में, ठीक है। इसी तरह हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, देखो सिल्वर ब्रोमाइड में भी जो लाइट पड़ेगी, ये भी चेंज हो जाएगा, याद रखना। क्या क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि एक मटेरियल टूट के दो मटेरियल्स में बनता है, जिसमें हमने पहली एग्जांपल्स पढ़ी हमारी थर्मल की डिकम्पोजिशन। ये कौन सी एग्जांपल्स थी हमारी, थर्मल की डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी कि किस तरह फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो हैं वो टूट के फेरिक क्रिस्टल बनाते हैं, और किस तरह पंजेंट स्मेल आती है। पंजेंट स्मेल भी डाइऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। अब आप ध्यान से देखो तो इनकी रिएक्शंस भी यहाँ लिखी गई हैं, ठीक है। सल्फेट के जो क्रिस्टल, जब इनको हीट मिलेगी तो किस तरह ये रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो किस तरह वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज़ करेगा। फिर हमने देखा लेड नाइट्रेट का, किस तरह लेड ऑक्साइड बनाएगा, किस तरह रेडिश ब्राउन कलर की गैस उसमें से रिलीज़ होगी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन में जब हम पास करेंगे, पानी में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप्स की, ठीक है, कैथोड एनोड डाले थे। ये जो तीनों रिएक्शंस हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें हमने क्या किया, हीट दी है। जब हीट दी है तो मतलब इसमें कौन सी बता रही है टेम्परेचर की, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इनमें हीट दी गई है। कम्बिनेशन में क्या था,
हीट रिलीज़ हो रही है। और ये देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में सिल्वर क्लोराइड को जब हम हीट के सामने रखेंगे, सिल्वर प्लस क्लोराइड, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड चेंज हो जाएगा। और सिल्वर और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है ब्रोमाइड को, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, ठीक है, ये सनलाइट का निशान है। दो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से। जैसे अगर ए है, बी सी है, तो अब ए में इतनी ताकत है कि वो बी के साथ रिएक्शन, सी के साथ रिएक्शन बनाता है और बी को बाहर निकाल देता है। इसमें क्या है, ए जो था वो मोर रिएक्टिव था बी से। देखो यहाँ पे क्या था, ए बी सी, ए जो है वो मोर रिएक्टिव था, इसलिए ए ने जाके किसके साथ जोड़ी बना ली, सी के साथ, बी को बाहर निकाल दिया। तो ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, ए जो है वो मोर रिएक्टिव था बी के साथ, तभी उसने ए के को रिप्लेस किया, तभी ए ने बी को रिप्लेस किया और अपनी जोड़ी बनाई ए और सी के साथ और बी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसमें एग्जांपल दी है जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ। देखो जिंक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में, सेम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला। अब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर के साथ, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये क्या है, जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो ये कौन, अब आपने यहाँ पे ये भी देखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट में देखना दोनों कंपाउंड चेंज हो जाएंगे। अगर जिंक है, देखो ये जो सब्सटेंस है इसमें एक सब्सटेंस तो है ना, सल्फेट तो दिख रहा है ना आपको, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे सल्फेट भी नहीं, यहाँ पे जो तीसरा इसके साथ कोई और जुड़ा होगा वो आपस में बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक सब्सटेंस की हो रही है, एक एटम की हो रही है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में इधर से भी सब्सटेंसेस की चेंजिंग हो जाएगी और इधर से भी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसमें क्या है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ठीक है, ए और बी, और आपने 3 नेल्स लेने, आयरन नेल्स लेने। उसमें से क्या करना है, आपने इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना आपने, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना है। फिर क्या करना आपने, कुछ टाइम के बाद आपने 2 आयरन नेल्स जो हैं वो टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है और टेस्ट ट्यूब ए को आपने ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि आपने कंपैरिजन करना है। फिर 20 मिनट के बाद आपने क्या देखना है, 20 मिनट के बाद जो आयरन नेल्स आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाले होंगे, आपने 20 मिनट के बाद उनको निकाल लेना है। जब आपने निकाल लेना है 20 मिनट के बाद, अब आपने क्या ऑब्जर्व करना, आप देखना कि पहले जो इसका कलर इतना डार्क था वो डार्क कलर ना हो के, अब देख रहे हो यहाँ लाइट कलर है, कलर थोड़ा सोल्यूशन का फेड हो गया। और जो आपने आयरन नेल्स डाले थे, अब वो क्या, उनमें रस्टिंग हो गई है, उनका भी कलर चेंज हो गया। अब आपने कंपैरिजन के लिए क्या करना है, आपने ये जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने कुछ भी नहीं डाला था, आपने पहले ये लेनी है और कंपेयर करना है कि टेस्ट ट्यूब बी का कलर और टेस्ट ट्यूब ए का कलर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो चेंज, उसमें डिफरेंस है। और आपने जो आयरन नेल लिया था एक, ये भी रखा था आपने साइड में, आपने इसका कंपैरिजन इन नेल्स के साथ करना है। तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो फेड हो चुका है जितना ओरिजिनल सोल्यूशन था, और आयरन के जो नेल्स थे वो भी चेंज हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो इस सल्फेट सोल्यूशन में जो आपने जैसे ही लोहा डाला, ये लोहा मोर रिएक्टिव था, आयरन मोर रिएक्टिव था, इसलिए इसने क्या किया, इसका कलर ही चेंज कर दिया। देखो इसमें जब आपने आयरन डाला कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो आयरन मोर रिएक्टिव था, तो इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने किसके साथ, कॉपर। लेकिन यहाँ पे इस कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद चला गया यहाँ इसकी जगह पे आयरन सल्फेट, और यहाँ पे ये कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। जी समझ, ये सब यहाँ पे यही लिखा गया। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला गया तो आयरन सल्फेट सोल्यूशन बनाया कॉपर बार, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव था कॉपर से, तभी इसने इसको रिप्लेस किया। सेकेंड रिएक्शन में जिंक को जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तो जिंक सल्फेट बनाया, कॉपर को ये बाहर निकाल दिया। मतलब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। लेड को जब कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में डाला तो ये क्या बना, लेड क्लोराइड, मतलब
लेड ने जो रिप्लेस किया कॉपर को, क्योंकि लेड जो है मोर रिएक्टिव था। अब देखो इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ इसमें क्या है, ये देखो ये जो कॉम्बिनेशन में सब्सटेंस था कि यहाँ आ गया, इसमें SO4 तो है, ये चीज़ चेंज हुई है, इसमें भी SO4 चीज़ तो है, क्लोराइड तो है, ये चीज़ चेंज हुई। एक एलिमेंट चेंज हुआ है। जब एक एलिमेंट चेंज होता है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में आप क्या देखोगे, मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या, बैरियम क्लोराइड है। अब देखना ये बैरियम इसको तोड़ के इसके साथ बना दी सल्फेट, और इस क्लोराइड ने इस सोडियम के साथ बना दी है। अब देखो सब्सटेंस बना दिए। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, वहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन वन कंपाउंड, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दो कंपाउंड के बीच में जो एटम का चेंज हो जाता है। जैसे A और B है, मैंने आपको बताया दो फीमेल फ्रेंड्स थे, दो मेल फ्रेंड्स थे, लेकिन जब आपस में इन दोनों को जोड़ा, दो फीमेल्स को, ये अलग रहती थी, ये अलग रहते थे। जब इन दोनों ने आपस में दोस्ती लगाई तो एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल बना दिया। ठीक है, अब ना इसमें दो लड़कियां तो है ही नहीं है, इसमें एक लड़का और एक लड़की है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, ले मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, आपको अब इससे चीज़ें समझ चल गई होंगी। अब देखिए बैरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसमें दो कंपाउंड में आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। अच्छा, इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, बस एग्जांपल्स हैं। सिल्वर नाइट्रेट को NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाओगे तो ये देखो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक और चीज़ पूछी है कि अगर आप लेड नाइट्रेट को जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हो, ये भी एक एग्जांपल है। देखो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो ये देखो लेड आयोडाइड बनता है, उसकी देखो क्रिस्टल्स कैसे हैं, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट निकलता है। क्या पता ये एग्जांपल आ जाए आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में। फिर आपकी आ जाती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको सब ये चीज़ें स्टार्टिंग में बताई थी। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। ठीक है, रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दो ही चीज़ें याद रखनी है आपने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो दूसरी चीज़ निकलेगी, दूसरी इसमें क्या है, हाइड्रोजन निकलेगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ रही। अब देखो इस एग्जांपल में अगर ध्यान से देखो, ये मैग्नीशियम अकेला है, इस मैग्नीशियम के साथ एडिशन जब कराई हमने ऑक्सीजन की तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या रिएक्शन है, अब अपने ध्यान से देखना, आपको इस तरह का रिएक्शन दे देंगे। जैसे ये देखिए इन्होंने क्या दिया कि मैग्नीशियम पहले अकेला था, आपने रिएक्टेंट देखना है, अब इसमें हमने ऑक्सीजन मिलाया, तो बताइए जो नया प्रोडक्ट बना उसमें क्या हुआ। तो नए प्रोडक्ट में आपने देखा इसमें ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन जब हाइड्रोजन का हमने इसमें एडिशन की तो देखो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज़ हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूव होकर यहाँ पे बोलेंगे क्या हो रहा है इसमें, तो कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ये चीज़ें इस तरह की पूछी जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ चली। कोरीजन क्या होता है, जब भी किसी मेटल को आप हवा में या मॉइस्चर में छोड़ देते हो उसमें जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं कोरीजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इसकी मेन एग्जांपल है। ये देखिए जैसे आयरन है, आयरन को जब हम ऑक्सीजन में रखेंगे प्लस कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर, बारिश हो रही है, नमी हो रही है, तो इसमें यह आपका रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, प्रिवेंट कैसे किया जाता है, पेंटिंग कीजिए, उस पर ग्रेसिंग कीजिए, ग्लेवेनाइजेशन होता है जिसमें लेयर ऑफ जिंक की जो है मेटल पे लगाई जाती है, इसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है रेनेसिडिटी। रेनेसिडिटी का मतलब होता है कि जब देखिए जब आप कोई भी पैकेट, मान लीजिए चिप्स का पैकेट है, आप उसको खोलते हैं, जब
अगर उसको खाते नहीं है तो चिप्स ऐसे पड़े रहते हैं अंदर, तो कुछ देर के बाद उसमें से ना स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। या घर पे आप मक्खन वगैरह रखते हो, मक्खन आप कुछ देर ना फ्रिज में ना रखो, ऐसे बाहर ही रखो, तो मक्खन में से ना स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है किससे? हमारे ऑयल से, फैट से। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन ने अटैक कर लिया, तो इसी को बोलते हैं रेनेसिडिटी। इसको प्रिवेंट कैसे? इसको फ्रिज में रखिए, टाइट एयर जो कंटेनर है उसमें रखिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए। नाइट्रोजन फ्लशिंग, नाइट्रोजन फ्लशिंग का मतलब होता है कि इसमें नाइट्रोजन गैस की जो है वो भरिए। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो इसलिए जो है वो फूड को फ्रेश रखने में मदद करता है। ठीक है, इसमें ये वही चीज़ समझाई गई हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दी है कि कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। बस यहाँ पे अपने ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गेन कर लिया रिएक्शन के दौरान, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और सब्सटेंस ने अगर यहाँ पे क्या किया, सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया, जब ऑक्सीजन गेन किया तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगी। सेकंड में क्या, सब्सटेंस ने रिलीज़ किया ऑक्सीजन, सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, और इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड। जिसने ऑक्सीजन गेन किया वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जिसने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, लूज़ किया, उसको बोलते हैं वो रिड्यूस्ड हो गया। इतनी समझ चली? ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, कॉपर ही बचा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या रिड्यूस्ड हो रही है। हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फाइनल में ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। बस यही चीज़ें आपको पूछेंगे, जिनमें ये स्टार्टिंग में ऑक्सीजन था एंड में नहीं है, वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, ये रिड्यूस। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। इसी तरह आपको पूछ लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कोई रीज़न क्या होता है। ठीक है, अब आपने ये रिवीजन करनी है अपनी एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं थोड़े से क्वेश्चन करवा देती हूँ, आप पहले रिवाइज कीजिए अब एनसीईआरटी को, फिर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ये कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, हमने पूरा पढ़ लिया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। ओके ओके, ठीक है, ये देखो इसमें ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और इसमें ऑक्सीजन है नहीं है और इसमें ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सारे क्वेश्चन क्योंकि ये बड़े आसान है एनसीईआरटी में, कोई इसमें टफ नहीं है। तो आई होप आपका आज का लेक्चर जो है वो यूज़फुल रहा हो, और आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है ये केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइम, आप बनाइए, बैठिए, सॉल्व कीजिए। आई होप निकल जाएं, सॉल्व हो जाएं आपके क्वेश्चन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ कि मेरे चैनल में लाइक्स आ रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, उनको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और इस तरह के कंटेंट आपके लिए लाऊँगी। थैंक यू।